Welcome to the Smiling Soul Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री मदन गोपाल कालिया जी, और वो खास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने जीवन के 39 साल दिए, 39 years। मदन जी का सफर जो शुरू हुआ एक हेड कांस्टेबल की हैसियत से सफल हुआ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनने के बाद। ये कहानी है एक बेटे की, पति की, पिता की, दादा की और एक बेहतरीन जाबाज पुलिस ऑफिसर की। नमस्ते मदन जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। धन्यवाद देसा जी। तो मदन जी, हमें बहुत खुशी है कि आप पिछले 3 साल से हमसे जुड़े हैं और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम बात जो सब अप्रिशिएट करते हैं वो ये है कि आपकी जिंदा दिली, हर सेशन के जो आप डिटेलिंग रखते हैं या आपको सब कुछ याद होता है, आप नोट डाउन करते हैं, दैट जस्ट इंडिकेट्स हाउ मच यू आर इन्वॉल्व्ड इन द सेशन। आप लगभग सारे सेशंस अटेंड करते हैं, अगर कोई मिस करते हैं तब भी आप पहले से हमें जानकारी देते हैं। सो दैट टॉक्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आपके पूरे वर्क लाइफ में आपके कोई मेमोरेबल मोमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स, उनसे शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में मैं बता दूं कि मैं पहले पुलिस में काम करता था और अब मैं रिटायर हो गया हूं। और जब मैं पुलिस में काम करता था तो हमारी बहुत ही जो जीवन था बहुत कष्टदायक था, लेकिन मैंने उसको कष्ट की तरह कभी लिया नहीं। सीनियर ऑफिसर्स का ट्रस्ट इस तरह से मैंने लिया कि वो जो भी मुझे जॉब असाइन करते थे मैं उसमें कभी मना नहीं करता था। आई ऑलवेज से यस सर, आई विल डू इट। और भगवान की मेरे पे इतनी कृपा रहती थी कि वो काम मेरा ठीक ठाक ठीक तरीके से हो जाता था और मेरे ऑफिसर मेरे को बहुत मेरे से खुश रहते थे और तरह तरह के मुझे चैलेंजेस वो देते रहते थे। और जहां तक मेरा सबॉर्डिनेट्स का सवाल है, उनसे भी मैं ट्रस्ट हासिल किया क्योंकि मैं उनके वेलफेयर के बारे में बहुत सोचता था। दूसरी बात ये कि मैं उनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ज्वाइनिंग ऑफ द पुलिस, उन सब का मैं रिकॉर्ड रखता था। और उस दिन जिस दिन उसने सर्विस को ज्वाइन किया, उसके अलावा जिस दिन उसका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी होती थी, उसके बच्चों का जन्मदिन होता था, उस दिन उसको छुट्टी रहती थी। बहुत अच्छी बातें कही। आप अपने स्टाफ को इन चारों मोमेंट्स पे छुट्टी देते थे। सो ये जो डिटेलिंग की बात है वहीं से शुरू हुई है और अभी भी बरकरार है। वेरी नाइस। चलिए, अगला सवाल आपको ये है, आपने अपने दादा दादी से या नाना नानी से क्या सीख पाई है जो आप अपने पोता पोती को देना चाहते हैं? मैं जब होश में आया तो उस समय सिर्फ मेरी दादी थी। मेरी दादी जो थी वो ब्लाइंड थी, वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थी, उनको बाद में उनकी नजर चली गई। और वो मेरे से इतना स्नेह रखती थी कि उनको नजर जबकि नहीं भी आता था, खटकार से उनको पता लग जाता था कि मदन अब घर में एंटर हुआ है, और वो मुझे बुलाती थी, अपने पास बिठाती थी। बहुत प्यार रखती थी वो मेरे से। बिना आग के इंसान रह रहा है और इतना खुश है। मेरे को ये बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला कि अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए और सभी से हमें स्नेह रखना चाहिए। दूसरा, मेरे को मदर और फादर से ये मिला कि उनमें सब्र बहुत था। मेरे पिताजी जो हैं वो भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, तो वो हमारे पढ़ाई की तरफ और हमारी जो शिक्षा है उस पे काफी उनका स्ट्रेस रहता था। और इवन वो पुलिस में होते हुए भी मेरे लिए समय निकालते थे, मुझे 1 घंटा सुबह जरूर पढ़ाते थे मेरे साथ हर कदम तक, जब तक कि मैं सेटल नहीं हो गया लाइफ में। और आज उन्हीं की वजह से है कि मैं इतना अपने आप को संभाल पाया हूँ, और उनका मेरे को सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं पुलिस की जॉब कर पाया।
अभी मेरा जो ग्रैंडसन है, आई हैव टू ग्रैंडसन, और जो मेरा बड़ा वाला पोता है वो अभी 6 साल का है। वो जो भी मैं बात बोलता हूँ कभी मना नहीं करता, उस बात को मानता है। और कई बार मैं उसको बोलता हूँ कि चलो हैंड राइटिंग लिखेंगे और आपको लिखाना मैं बोलूंगा, आप लिखो, या आप इस बुक में से सेंटेंस पढ़ो और लिखो, एंड ही एग्रीज टू दिस, और वो मेरी बात मानता है और ध्यान देता है। तो आई एंजॉय लाइफ विद हिम। और उसके उसके जन्म के बाद से मेरे को जो अपने मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है। वेरी नाइस। सो आपको आज के माता पिता के लिए खास क्या संदेशा है, क्योंकि काफी सारी फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी है। जो अब नई जनरेशन है उनको अपने माँ बाप ने जो उनको आज तक जहाँ पहुंचाया है उसको भूलना नहीं चाहिए। ये सोच के कि मेरे माँ बाप बोझ हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, इनको वृद्धाश्रम में मैं छोड़ आता हूँ, इस तरह की सोच से बचें। आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। उनको अपनी बिजी लाइफ में से समय निकाल के उनसे बातचीत करें, और इसका फल आपको आगे जरूर मिलेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपका अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुआ, स्कूलिंग कहाँ हुआ। मेरा जो जन्म है वो नई दिल्ली में हुआ, हारकोट बटलर स्कूल। वहां से मैंने अपना हायर सेकेंडरी करी, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करी, और पुलिस फोर्स में रह के मैंने एमकॉम करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और एलएलबी करी, लॉ ग्रेजुएशन करी। जहाँ मेरा जन्म हुआ, हम एक मिडिल क्लास फैमिली थे। तो मेरी 4 बहनें थी और मैं अकेला भाई था। तो मुझे घर में बहुत प्यार मिलता था, और मेरी हर डिमांड पूरी होती थी कि मेरे को इतना कोमल रखते थे घर वाले। तो जब मैं भर्ती के लिए गया पुलिस में, वो जो मेरा मेजरमेंट कर रहा था पुलिस ऑफिसर, उसने मेरे पापा से कहा कि ये कौन से बोरे में से निकाल के लाए हो इसको। तो ये दिखाता है कि मैं कितना घर के साथ में अटैच था। बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लगता है आपकी बातें सुनने में और आपकी पूरी कहानी सुनने में। आई मीन आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज ऑल ऑफ इट। आपको लिखने का शौक है, आप काफ़ी पढ़ते हैं, आप हमेशा अपने विचार प्रकट करते हैं, आप मेंबर्स के लिए लिखते हैं, हमारे लिए लिखते हैं। तो ये लिखने की प्रेरणा आपको कब से हुई है? मेरे को लिखने का शौक तो बचपन से ही है। जब मेरे स्कूल में भी कोई लेक्चर होता था तो मैं उस समय भी नोट्स लेता रहता था, और उसको फिर नोट्स को जब मैं पढ़ लेता था तो एग्जाम में मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर्स देने में मुझे मदद मिलती थी। किताब मैं एक बार देखता था, और पढ़ाई के एग्जाम है तो ये नहीं कि मैंने खेलना नहीं है, या मैंने बस 2 घंटे पढ़ता था और मेरा एग्जाम अच्छा जाता था। दूसरा ये है कि लिखने की राइटिंग से मुझे ये है कि जो है मेरी सोचने की शक्ति बड़ी है। पुलिस में जो एक आदमी नौकरी करता है उसको डॉक्टर भी होना पड़ता है, इंजीनियर भी होना पड़ता है, उसको जो है सोशल सोशल बीइंग भी होना पड़ता है। तो हर तरीके से उसको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। तो मैंने पुलिस में रह जाने के बाद ये सब चीजें अपने आप में डाली कि मेरे को हर चीज की बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी को अपने केस में उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वो क्राइम में अपने इस फील्ड को कैसे यूज कर सकता है। तो इसलिए मेरे को राइटिंग करके बहुत फायदा मिला। मैं कई पॉडकास्ट भी सुनता रहता हूँ, क्राइम के पॉडकास्ट बहुत आते हैं, वो मैं सुनता हूँ। मैं राम कथा बहुत सुनता हूँ, रामचरितमानस बहुत सुनता हूँ। एक रामचरितमानस ऐसी चीज है जो हमें एक अच्छा मानव बनाता है, कि हमें मानव क्या होता है वो हमें समझाता है। तो मैं सब इन चीजों को देख के अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी अभी भगवान ने आंखें ठीक दी हैं, हाथ मेरे चल रहे हैं, तो मैं इनको यूज करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। मतलब लुक एट द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ योर लाइफ। पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपने कहा आपने एलएलबी किया, आपने एमकॉम किया।
वो सब कुछ, पूरी आपकी ड्यूटी, वो सारे शेड्यूल्स निभाते निभाते आपको इतनी रुचि थी पढ़ाई लिखाई में कि तब वो सब मैनेज करके आपने वो किया। आप एक तरफ रिलीजियस पॉडकास्ट या स्पिरिचुअलिटी के करीब पॉडकास्ट है वो सुनते हैं, आप क्राइम से मतलब आपके काम से जुड़े पॉडकास्ट वो सुनते हैं। सो इट जस्ट टॉक्स अबाउट यू सो मच एज अ कंप्लीट पर्सन। आपके जिंदगी के कोई एकदम अनमोल अद्भुत क्षण और एक आध कोई चैलेंजिंग मोमेंट, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हमारे पिताजी पुलिस से रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने एक अपना काम शुरू किया, प्लास्टिक मोल्डिंग का, फुटवियर्स मोल्डिंग का उन्होंने काम शुरू किया। और उन दिनों में मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। तो पिताजी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे, कुछ उनके यहाँ शादी वादी थी, तो दिल्ली से बाहर गए हुए थे। तो उनके पीछे से पुलिस फोर्स आई हमारे घर पे, और हमारा सारा गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते थे, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे तो हमें घर खाली करना था। उन्होंने हमारा सारा सामान सड़क पे बाहर फेंक दिया, और बड़ी दिक्कत हुई हमको। अब हमें समझ ना आए क्या करें कैसे करें। तो वो रात हमारी बहुत बुरी तरह से कटी। हमें रात को रेलवे स्टेशन में गए सारा सामान बांध के, और वहां रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सोए। पिताजी ने काफी रिलेटिव से रिक्वेस्ट करी कि देखो हमें कुछ दिन के लिए ठहरने का तो आश्रय दे दो। तो किसी की अपनी मजबूरी थी, किसी ने कहा हमारी जवान लड़कियां हैं, किसी ने कहा हमारे एक कमरा है, किसी ने कहा नहीं हम तो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इस तरह से सब लोगों ने कुछ मना करते रहे, कुछ वो करते रहे। तो उसके बाद एक हमें पता लगा, एक एक बुजुर्ग लेडी है जो हैंडीकैप्ड है, और उसको सब कुछ उसकी सेवा करनी पड़ती है हर काम के लिए। तो हमने वहां पे ऑप्ट किया, हम उसके घर में जाके रहे, उसकी सेवा करते थे, उसको खाना वाना बनाते थे, और हमें उसने किराया लेती थी वो हमसे, और हमें वहां रहने के लिए रहा। तो वो मेरा एक सबसे ज्यादा धक्का लगने वाला इंसिडेंट था कि हम इतने गरीबी में आ गए कि पूछो मत। पर हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, और वो अपने सारे रिवार्ड्स की सर्टिफिकेट जो मिले थे वो लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गए कि मैं इन रिवार्ड्स का क्या करूं, मैं खुद सड़क पे आ गया हूं। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, एक काम कर सकता हूँ, एग्जामिनेशन के सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी डेट क्लोज हो गई है, मैं तुम्हें एक फॉर्म दे सकता हूँ, तुम अपने बच्चे के लिए फॉर्म ले जाओ, वो फॉर्म भर दे, अगर वो पुलिस में अपॉइंट हो गया तो मैं आपको गवर्नमेंट क्वार्टर दे दूंगा। ये मेरा आपको एश्योरेंस है कि मैं आपको गवर्नमेंट क्वार्टर दे दूंगा। तो फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक की मैं भी पुलिस में नहीं आना चाहता था, मेरे पापा भी चाहते थे मैं पुलिस में ना आऊं। और फिर वो मैंने फॉर्म भरा, और भगवान की पता नहीं मेरे पे क्या कृपा रही कि मैं पुलिस में ज्वाइन करा, और उसके मेरे को 7 महीने बाद सरकारी क्वार्टर मिल गया, और हमारे दुख के दिन थोड़े दूर हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू दिस स्टोरी। ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। एंड आपके पिताजी को भी हैट्स ऑफ, आपको भी। कुछ अद्भुत क्षणों के बारे में कहेंगे, बहुत ही खुशी देने वाले? हाँ, एक अद्भुत क्षण है, मेरी पुलिस नौकरी से संबंधित है। मैं थाना पहाड़गंज में पोस्टेड था, और हमारे पास जो है एक दंपति आए, और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है 5th क्लास में पढ़ता था, और वो मिसिंग है, आज स्कूल से घर नहीं आया। तो आप जो है इसमें हमारी हेल्प करो। हम उन्होंने कंप्लेंट दी, हमने उसकी इमिडिएटली मिसिंग रिपोर्ट लिखी, और एसएचओ ने बुला के मुझे वो काम असाइन किया। तो मैंने उसके स्कूल के जो उसके साथ जो बच्चे स्कूल से आते थे उनसे बात करी, काफी लोगों से बात करी, जो स्कूल के गेट के बाहर निकल के सीनियर बच्चों के साथ भी वो अपनी कॉलोनी में किसी ने कहा जी वो तो एक अंकल आए गाड़ी में से उतरे, और उसको बोले ऑटो में से उतरो, और बोले कि चलो आपको मैं लेके चलता हूँ, तुम्हारे पापा जो मम्मी कहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब मैं आपके साथ चला जाऊं। और वो बच्चा उनके साथ ऑटो में बैठ के चला गया। जब ये बात मुझे पता लगी, मैं रात को इमिडिएटली उनके घर गया, तो बोले हमें तो ऐसा कोई भी, हमने नहीं भेजा आदमी जो उसको लेके जाए।
अब मैंने अपनी एक टीम बनाई। जी। तो अचानक वहाँ हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के एरिया में पड़ता था। तो हमने सब जगह अपने एरिया में ढूंढ लिया, मार्केट में ढूंढ लिया, नहीं मिला, लाइब्रेरियों में भी जाके देख लिया। तो फिर हम जो है रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। तो रात के करीब 11 बजे थे। हम घूमते रहे घूमते रहे। तो एक टॉयलेट था वहां प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां से टॉयलेट से अंदर से खट 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 ऐसे आवाज आ रही थी। तो फिर थोड़ी देर जब हम पास गए तो बच्चा चिल्लाने की आवाज आई। हमने वो बाहर देखा तो ताला लगा हुआ था उसके टॉयलेट के गेट पे। मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ। कह रहे वो अंकल बोले कि अभी सिनेमा देखने चलेंगे, आपके मम्मी पापा रात को 8-9 बजे आएंगे और फिर मैं आपको घर छोड़ूंगा। तो अभी हम सिनेमा दे उनको से उसको बच्चे को सिनेमा हॉल में ले गए। वहां उसको उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद रोजीनेस की कुछ दवा उसके ड्रिंक में मिला दी उन्होंने, जो उसको पीने के लिए दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब तक हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी तब तक ये बच्चा बेहोश ही रहेगा और हम इसको चुपके से उठा के इस ट्रेन में जा, अगर हम साथ लेके घूमेंगे तो पकड़े जाएंगे, बच्चा डिटेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उसको टॉयलेट में बंद कर दिया इस उम्मीद से कि वो बेहोश रहेगा। वो तो उसके माँ बाप ने कोई अच्छे पुण्य किए थे कि उसको होश आ गया। और वो हम वहां थे, अगर हम वहां भी ना जाते और वो खटकाता रहता तो हो सकता है वो पास ही बैठे होते, खोल लेते और बच्चे को फिर दिला देते कुछ और पटा लेते। उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ दोबारा स्टेशन प्लेटफॉर्म पे गया। पर वो बच्चा तो जो बच्चे को किडनैप करने वाले थे उनको मैं ट्रेस नहीं कर पाया। पर मुझे इस बात की खुशी रही कि मैं उस बच्चे को रिकवर कर पाया। मज़े की बात देखिए, पूरी ज़िंदगी को स्कैन करने के बाद आपके लिए सबसे अनमोल क्षण वही है जहां आपने किसी और की खुशी को पहले रखा। दैट शोज द इनहेरेंट नेचर ऑफ सर्विंग पीपल। सो अगेन, वंस अगेन, सल्यूट टू यू। ये बात मुझे इस तरह से अपने आप को मोल्ड करने की एक शिक्षा एक मुझे ऐसे मिली कि मैं पुलिस में था, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसको एक सेठ जी उठा के हॉस्पिटल ले गए। तो सेठ जी जब मैं वहां पहुंचा उसका बयान लेने के लिए तो वो बेहोश था। तो उस सेठ जी ने मुझे बताया कि जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था हम वहीं से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि लोग जो है रुकते थे, गाड़ी स्लो करते थे, फिर चले जाते थे, रुकते थे हमने कहा नहीं, इसकी मोटरसाइकिल भी है, ये भी है। हम उसको हॉस्पिटल लेके आए, मैं इसको हॉस्पिटल लेके आया और वो सरकारी अस्पताल में नहीं, अपोलो हॉस्पिटल में लेके गया, जहाँ लाखों रुपया मांगते हैं इलाज का। और उसके बाद वो 4 महीने बाद वो ठीक हुआ। तो जब वो उसके जो वो ठीक हुआ तो उसने अपनी पत्नी को कहा चलो हम सेठ जी के घर चलते हैं, उसको धन्यवाद करेंगे कि भाई आपने जो है हमारी जान बचा ली और इतना वो किया। तो वो कुछ जो भी धन संपत्ति उनके पास थोड़ी बहुत थी, गहना था, वो लेके सेठ जी के पास गए और उसको बोले सेठ जी आपने हमारी जान बचाई, हमारी इतनी मदद करी, तो ये हमारी तरफ से भेंट है। सेठ जी बोले नहीं, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कोई तुम्हारे को बचाने के या उसके, मैं तो खुदगर्ज हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा तो भगवान मुझे कुछ देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है। तो इस तरह की जब वो मुझे बात पता चली तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर इसमें कोई शक्ति होगी। तो उस शक्ति से आदमी के काम चलते हैं। बहुत सही बात कही। ये ऐसे कार्य करने से, ऐसी सोच से और ऐसे अनुभव से वो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो हमें मिलती रहती है और हम उससे ज़्यादा जुड़ते रहते हैं। हर एक इंसान की कोई ना कोई विश लिस्ट होती है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार की। और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, वरना जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत खालीपन महसूस होता है। तो आपकी अपनी पर्सनल विश लिस्ट क्या है और किस हद तक पूरी हुई है और क्या क्या आपको करना बाकी है? बीइंग इन पुलिस फोर्स इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो उसके पास बाद मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं जो फार अवे हमसे रहते हैं, मैं सबके पास जाऊंगा। और मैं अपने गांव गया और फिर मैं वहाँ कुछ दिन रहा।
मैंने उस क्षण को बहुत एंजॉय किया और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ही स्नेह दिखाया अपना। इसके अलावा तो मैंने फिर वो अपनी जो हॉबीज हैं वो धीरे धीरे उठाई और पूरी करी। जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर, ये पोस्ट ऑफिस से आते हैं आपके पास। इसमें ओके। एक कैटलॉग होता है जिसमें जो फर्स्ट डे कवर किसके ऊपर छपा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फर्स्ट डे कवर छपा है, तो हाँ। इसमें उनकी हिस्ट्री होती है, कहाँ कहाँ पे रिफाइनरी है, कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे जो है माइनिंग होती है, हमारे इंडिया में कौन कौन से देशभक्त थे उन्होंने। तो ये पढ़ने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, ये मैंने इसको अपनाया अपनी रिटायरमेंट के बाद। दूसरा, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ये एक आना है जो 1888 में बना था। ये कॉइन्स मैं कलेक्ट करता था, एक आना, दो आना, एक पैसा, 10 पैसे। तो जब मैं इनके लिए, मेरे को एक दिन स्पेयर चाहिए होता है, ये तो मेरे घर में बाई पोस्ट आ जाते हैं, हाँ। लेकिन ये सिक्कों को इकट्ठा करना, इसको कलेक्ट करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए मुझे कई जगह जाना पड़ता है। जैसे नई दिल्ली में एक हनुमान मंदिर है, उसके बाहर ये सिक्के वाले बैठते हैं। आप हरिद्वार जाओगे तो वहां पर ये सिक्के वाले होते हैं। तो मुझे वो जगह तलाश करनी पड़ती है कि मैं नेट पे देखता हूँ कहाँ कहाँ ये सिक्के मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और फिर मैं अपना वहाँ का ट्रिप बनाता हूँ और अपने वाइफ को साथ में लेता हूँ, और फिर हम वहाँ जाते हैं। फिर मैं, तो हमारी मिसेस कहते क्या तुम बेकार की चीजें इकट्ठे करते हो ये सब। तो पर एक बार उसको जब ये देखा कि ऐसा भी सिक्का हो सकता है, ऐसा भी मिलता है, तो शी एंजॉयड इट। तो ऐसे ही कुछ काम है जिनमें मैं लगा रहता हूँ। और सबसे ज्यादा जो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, वो ये है कि मैं लोगों के साथ, असल में देखा जाता है कि आप एक रोड को क्रॉस कर रहे हैं या पार्क में पार्क कर रहे हैं, तो हम लोगों में ये देखा जाता है कि वो खुद निकल गया, आप भी निकल गए। तो मैं ऐसा नहीं करता। चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट है, चाहे बुजुर्ग है। अगर अंग्रेज है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, हिंदू है तो नमस्ते बोलता हूँ, मुस्लिम है तो आदाब बोलता हूँ। इस तरह से उनके मुंह के जो खुशी जो मुझे नजर आती है, वो मैं आपको देखकर सबसे बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। वो भी हैरान होते होंगे, ये बुजुर्ग आदमी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है पर घूमता तो है। और कईयों से मैं दोस्ती भी कर लेता हूँ। आपके लिए आज का आखिरी सवाल। जैसे आप जानते हैं, हम सीनियर कम्युनिटी के लिए क्या क्या करते आए हैं। फॉर एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, हम जितना कर रहे हैं उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम और भी इम्पैक्ट कर सके सीनियर्स की ज़िंदगी में। स्माइलिंग सोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिस पर हमारी आप हम लोगों को आप जो है रोज इससे रूबरू नहीं कराते। ऐसा सारे आप सब्जेक्ट्स हैं जो हम सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपका जो फैकल्टी है या जो लोग आप के जो लेक्चर्स होते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, उसमें हम अपने आप को बहुत गेन कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो मैं नहीं, मेरे हिसाब से तो इट्स गोइंग ऑन ए राइट ट्रैक। और बस यही आपसे एक प्रार्थना है कि आप इसको किसी तरह से, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती ना करें, ताकि हम इसका पूरा लाभ उठाते रहें। मैं अपने दो शब्द जो मैं जिस पर अपने आप को ढाला हुआ है, वो मैं बोलना चाहता हूँ, ताकि जो मेरे सीनियर सिटीजन हैं, मेरे साथी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, वो भी इस तरफ अपना ध्यान ले जाएं और अपने आप को अपने जीवन को सुखी और सुखद बनाएं। तो मैं ये कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। व्यवहार कुशल व्यक्ति ही आकर्षण का केंद्र होता है। सद्व्यवहार आकर्षण का केंद्र है, तो दुर्व्यवहार विकर्षण का केंद्र है। वार्तालाप से मनुष्य की उच्चता या नीचता प्रकट होती है। कठोर, कटु, अप्रिय शब्द बोलने वाले के पास कोई ठहरना नहीं चाहता। जो शुभ, शिष्ट, मंगल शब्दों का प्रयोग करता है, लोग उसी के पास ठहरना चाहते हैं। अतः वार्तालाप करते समय मधुर, संयमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपके शब्द सरल और कर्णप्रिय होने चाहिए।
ये मेरा एक कहने का ये है कि हम अपने जो व्यवहार है, हमारा जो बोलने का तरीका है, उससे हम दूसरे को विन ओवर कर सकते हैं। और अगर हम उसको विन ओवर करते हैं तो हमारे जो मेंटल, जो हमारी हेल्थ है, वो ग्रो होती है किसी। और उसको जो हम जिसको जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है वो, अगर उसमें उसको कोई अच्छाई नजर आए, तो वो ग्रहण करके उसका लाभ उठा सकता है। बहुत बढ़िया शब्द कहे आपने। इस पूरे एपिसोड में हमने जो आज आपको जाना है वो शायद पहले नहीं जानते। इतने सारे पहलू आपके आज हमने देखे हैं और हमें और भी गर्व महसूस होता है कि हम आपसे जुड़े हैं। और इसी तरह आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए और आपके ब्लेसिंग्स देते रहिए ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम for the Smiling Soul Seniors podcast. Wish you a very happy day. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, और आपने बड़ी उसको दृढ़ता से सुना। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्माइलिंग सोल का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much. ये थी मदन जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।